ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में आज की सियासत के, चुनावी सियासत के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद पर आज हमला करके गए हैं, हमारे प्रदेश में उस परिवारवाद का कौन सा मॉडल ज्यादा डरावना है? क्योंकि जब हम राजनीतिक दलों से बात करते हैं तो कई तरह के परिवारवाद निकलकर सामने आते हैं और हर एक दल अपनी पार्टी के परिवारवाद को बचाने की जुगत में लग जाता है। हम यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार के इस बढ़ते आखिरी दौर में असल में असरदार कौन साबित हो रहा है। क्या मोदी की रैलियां कोई मैजिक दिखा रही हैं, या फिर हुड्डा साहब या चौटाला साहब के कार्यक्रम, उनकी रैलियां ज्यादा असरदारी साबित हो रही हैं? बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में एक बार फिर से हम अपने पैनल का परिचय अपने दर्शकों से करवा दें। प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा जन चेतना पार्टी राजकुमार गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी रेणु भाटिया हमारे साथ हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ केसी भाटिया जी हैं, नेता प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ प्रवीण अत्री साहब हैं, नेता प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोक दल। हम बहस को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम डॉक्टर आर्या के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर आर्या, एक बात अभी निकलकर सामने आई, वो ये कि साहब हमारी पार्टी में नहीं, इनकी पार्टी में ज्यादा है, इनकी पार्टी में नहीं, उनकी पार्टी में ज्यादा है, हम तो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और हमारे यहां कार्यकर्ता ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भाटिया साहब ने कहा कि नहीं साहब, हुड्डा साहब के पिताजी क्या थे ये आप बता दीजिए, आप कैसे हम पर परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं। हम ये समझना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि दरअसल प्रधानमंत्री जब बोलकर गए तो वो किस परिवारवाद पर निशाना साध रहे थे? एक, क्या उन्हें अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? दो, और ये जो रैलियों का वॉर है, अब जमीन पर किसकी रैली ज्यादा हरकत करती नजर आ रही है? सर संक्षेप में हम इन तीन सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। राजीव जी, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रधानमंत्री के सीधा साधा निशाना इन दो रीजनल पार्टीज और तीसरी कांग्रेस के ऊपर था। कांग्रेस के ऊपर तो वंशवाद का सीधा साधा उनका निशाना था कि पिता के बाद अब बेटा जो है वो राजनीति में पिता के साथ ही सक्रिय है, और वो भी सपने देख रहा है यदि अगली बार सरकार बने तो शायद पिता नहीं बेटा बने, ऐसा कुछ उनका इशारा सा था। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी भाटिया साहब इस बात का जवाब लेंगे, सुनिएगा। और जहां तक इनेलो पार्टी का प्रश्न है, वहां तो पहले ही 4 मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके वंशवाद को उन्होंने, रेणु जी जैसे कह रही थी, हो सकता है दादा के बाद उनका बेटा और बेटा के बाद उनके अगले बेटे और फिर पोतों की तरफ वो इशारा हो। और जहां तक हजका पार्टी का प्रश्न है, 4 मेंबर उनके परिवार के अभी लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो मुखिया बनने की बात करते हैं। तो मेरा सीधा साधा पहली बात तो यह है कि इनका इशारा बिल्कुल इनकी तरफ था। ठीक। दूसरी बात, जो आपने बहुत ही एक सेंसिटिव बात पूछी और मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा कि क्या मोदी जी का अपना फार्मूला क्या है, वो किस तरह के वंशवाद को पसंद करते हैं और किस तरह के वंशवाद को नापसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रश्न यह है कि मोदी जी हर प्रकार के वंशवाद को नापसंद करते हैं। मैं बीजेपी पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसकी बात तो इनकी प्रवक्ता कहेंगी। बीजेपी पार्टी ने भी वंशवाद को अपनाया है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। जितने उदाहरण उन्होंने दिए, उन उदाहरणों में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। कम से कम मोदी जी ने एक बात कही भी, यदि पिता सक्रिय नहीं है तब बेटे को टिकट मिलनी चाहिए। पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, ठीक है। उसमें एक अपवाद जरूर है जिसकी तरफ उन्होंने, प्रदेश प्रवक्ता अत्री जी ने शायद बात कही है कि सफेदों की टिकट की बात कही, वंदना शर्मा। तो मैं समझता हूं कि 25% यदि रह गया है तो उस दोष को भी दूर कर लेना चाहिए। पर मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि भाई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, और इन बाकी पार्टियों में तो सुप्रीमो है। रीजनल पार्टीज में वो अपने आप को सुप्रीमो कहते हैं। सुप्रीमो ने जो कह दिया, कार्यकर्ता कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखते। ठीक है। तो ये वंशवाद जिसकी तरफ उनका इशारा था वो ये था कि यदि मेरी भी पार्टी में है तो उसको समुचित जाना होगा। यदि मुंडे जी आज नहीं है तो उनकी बेटी कर रही है, यदि महाजन जी नहीं रहे तो उनकी बेटी ने लड़ा, ठीक है। परंतु 2-4 ऐसे उदाहरण हैं जो भाजपा के भी गले में नहीं उतरते, और विरोधी इस बात को लेकर पार्टी को घेरते हैं, बीजेपी को घेरते हैं, उछालते हैं। और मैं समझता हूं आने वाले वक्त में मोदी जी इसको भी समाप्त करेंगे। काफी कुछ समाप्त हो गया है। हमने एक सवाल और भी पूछा साथ ही साथ कि जो रैलियों का दौर है, हरकत किस में दिखाई देती है, असर किस में दिखाई दे रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, असर और हरकत तो लोगों के रिस्पांस से नजर आती है। आपने मोदी जी की शैली ये देखी हो, वो जनता से बुलवाते हैं कि देखिए क्या कभी इतना
प्रभाव दिखा के नहीं, जनता कहती है साहब पहले नहीं दिखा, अब दिख रहा है, हाँ भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हो जनता, हाँ। ये इंटरेक्टिव उनका जो सिस्टम है वो किसी और वक्ता में नजर नहीं आता, किसी भी और पार्टी के स्टार प्रचारक में नजर नहीं आता। लेकिन तमाम विश्लेषक, तमाम जानकार ये भी बता रहे हैं कि चौटाला साहब की रैलियों में भी, उनके कार्यक्रमों में भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है। तो मैंने तो उनके कार्यक्रमों में भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हुड्डा साहब की रैलियां भी ठीक ठाक भीड़ बटोर रही हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि जहां तक इसका स्थायी प्रभाव की बात है वो तो आपको 19 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तभी पता चलेगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है, हमें आभास होता है राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि मोदी जी की रैलियों का प्रभाव ज्यादा है और उनका ही सीधा मुकाबला इनेलो के साथ होने वाला है और फिर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहने वाली। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहने वाले। अब हम जल्दी से जवाब ले लेते हैं। हम केसी भाटिया साहब के पास आएंगे, हम अत्री साहब के पास जाएंगे, राजकुमार गुप्ता जी का भी हम रुख करेंगे, लेकिन पहले रेणु भाटिया जी, आपके प्रधानमंत्री जब तक पूरी सफाई नहीं कर लेते अपनी पार्टी की, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया, आप दूसरों के घरों पर पत्थर कैसे फेंक सकते हैं? आपने कुछ उदाहरण पेश किए हैं, लेकिन कुछ उदाहरण पेश करने से यह अधिकार आपको नहीं मिल जाता कि आप दूसरों को समुचित तरीके से घेर लें। रेणु भाटिया जी, जो नाम गिनाए अत्री साहब तो कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भी ये मान रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, आपको उन पर भी रोक लगानी चाहिए थी। क्या आप सिर्फ ये बताकर खुश हैं कि चलो हमने शुरुआत कर दी है? बिल्कुल ठीक बात है राजीव, शुरुआत किसी भी चीज की जब भी हो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। मेरी आधी बात डॉक्टर साहब ने पहले भी कह दी थी और अब भी कह दी कि पूनम महाजन और एक और उदाहरण मुंडे जी की बेटी का उदाहरण क्लियर हो गए हैं। 2-3 नाम अत्री जी ने और लिए, परंतु आप अगर बात करें धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकुर की, तो आप ये देखें अनुराग पिछली बार में भी लोकसभा के सांसद थे। ठीक है, यानी परिवारवाद तब से चला आ रहा था। नहीं, तब भी वो सांसद थे। और अब ये जो रोक लग रहा है और जिसको हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अधिक से अधिक लाना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी पर भी उंगली ना उठे, ये अब हमने शुरू किया है। और मोदी जी ने अपनी हर रैली में, हर कार्यक्रम में ये क्लियर कर दिया कि जब तक आप पूरी सफाई नहीं कर लेते, आप किस तरह से दूसरे राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? मैं उसी चीज के ऊपर आ रही हूँ कि अगर जो चलता आ रहा था, जो व्यक्ति ऑलरेडी एक बार एमपी था, उसको हम अगर रोक लगाते हैं तो कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा सांसद रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा है। हमने ऐसा नहीं किया कि स्पेशली उसको बचाव का रास्ता ढूंढ लिया, स्पेशली उसको लाके हमने रखा। इसी तरह से और उदाहरण है। और बाकी जो भी पार्टी में सिस्टम लागू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और इससे राजनीति में और भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्वच्छता आएगी और ये परिवारवाद से धीरे धीरे बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। कैलिबर टैलेंट के बेस पे जो कार्यकर्ता, कि जब तक बीजेपी अपने परिवारवाद को धीरे धीरे खत्म नहीं कर देती, एक मॉडल पेश नहीं कर देती, तब तक आप दूसरों पर टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्या आप इस बात को लेकर खुश हैं कि आप में साहब 80% है और हमारे में केवल 20% है, इसलिए हम अच्छे हैं? क्या ये उसका खेल है? हम जवाब ले लेते हैं। अब हम जवाब ले लेते हैं भाटिया जी आपकी बात पर। अत्री साहब, बीजेपी इसलिए खुश है या ये इसलिए इतने गर्व से ये बात कह लेते कि इनके यहां छोटे उदाहरण है, थोड़े उदाहरण है? लेकिन डॉक्टर साहब ने भी इस बात को कहा और रेणु भाटिया भी वही बात कह रही है कि आपके यहां तो पीढ़ियां की पीढ़ियां चली आ रही हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो परिवारवाद पर सीधा निशाना वो दरअसल आप लोगों के लिए होता है। देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा की राजनीति मोदी जी की पसंद या नापसंद से चलने वाली नहीं है। हरियाणा की राजनीति हरियाणा के मतदाता की पसंद या नापसंद से चलती है। वो तो सर पता चल जाएगी 19 तारीख को। मैं अक्सर आज तक सुनता था और पढ़ता था, देखिए वही मैं बता रहा हूं, ये 19 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा था, मैं आज तक पढ़ता था और सुनता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा पे चलती है, दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पे चलती है। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रेणु भाटिया जी अपने उन विचारकों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आज तक जिस विचारधारा में पार्टी चलती थी, जो वो विचारक थे वो गलत थे, मोदी जी बहुत बड़े हैं उनसे। और वैसे भी खैर भारतीय जनता पार्टी की कल्चर भी है ये कि बुजुर्गों को साइड कर दो, जब वो जैसे अभी किया है अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी के साथ। जिन आप बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं वो भी परिवारवाद के खिलाफ थे और मोदी भी परिवारवाद के खिलाफ है। इसमें डिफरेंस कहां है?
हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये कम में करके खुश है और निशाना आप पर इसलिए है कि आपकी 4 पीढ़ियां वहां कटघरे में खड़ी हैं। हम तो इस बात का जवाब चाह रहे हैं। सिर्फ विचारधारा सेम है, वही चलती आई है। इस बात का जवाब भी आप ले लीजिए राजीव जी। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में 90 कैंडिडेट नहीं थे, तो ये तो बाकी तो बातें बहुत दूर की है। जिनके पास लीडर कैंडिडेट नहीं है, जिन्होंने बाहर से कैंडिडेट उधार लेके जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में तो करने के लिए कहने के लिए उनके पास बाहर भीतर की बात आ गई। यहाँ पे तो किस तरह कांग्रेसीकरण और बीजेपीकरण इसमें बात उलझ जाएगी। हम स्पेसिफिक परिवारवाद पर साहब जवाब चाहते हैं अत्री साहब आपसे कि क्या जब नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं और परिवारवाद का जिक्र करते हैं हरियाणा में आकर, तो वो इनेलो मॉडल होता है उनके निशाने पर। हम इस बात का जवाब चाहते हैं। राजीव जी देखिए, इनेलो मॉडल का सीधी सी बात है, क्योंकि डर ही इनेलो से है। ये बात मोदी जी भी समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने वाली है, इसलिए निशाना इंडियन नेशनल लोकदल पे रहता है। डर की वजह से हरियाणा का मतदाता भी समझ चुका है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के बयानबाजी अब जरा भाटिया साहब को मौका दीजिए, भाटिया साहब को मौका दीजिए, मतदाता केसी भाटिया साहब को मौका दीजिए। पिछली बार भी कुछ कम बोल पाए थे इको की वजह से। केसी भाटिया साहब, निशाने पर केवल इनकी पार्टी का परिवारवाद ही नहीं, आपकी पार्टी का परिवारवाद भी था। कैसे मुकाबला करेंगे और क्या कभी इस बात की चिंता होती है पार्टी के भीतर कि परिवारवाद को लेकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? और बीजेपी 20-25% में काफी खुश है कि साहब उनके यहां ज्यादा है, हमारे यहां कम है। जी जी, पहले तो मैं आर्य साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी जी प्लीज। इन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस का जो है ना तीसरे नंबर पर है, और ये भीड़ का एक वो बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी के मोदी के रैलियों में भीड़ ज्यादा है। क्या हमारे हुड्डा साहब की रैलियों में भीड़ नहीं है? क्या सोनिया गांधी जी आई हैं 2 बार यहाँ से रैली करके? नहीं, उन्होंने कहा कि भीड़ सबकी में है, भीड़ नहीं थी। केसी भाटिया साहब, उन्होंने कहा भीड़ सबकी में है, वो तो जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन उन्होंने कहा जहां तक प्रभाव का सवाल है, जहां तक सुनने और रिस्पांस का सवाल है, वो मोदी जी की रैलियों में थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। इतनी बात उन्होंने कही डॉक्टर साहब। इनके पास कौन सा ऐसा आधार है जिसको ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरे नंबर पे है? हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, हमने काम किए हैं और आगे भी करने का हमने करके दिखाने हैं। और ये खाली ये वकालत कर रहे हैं बीजेपी की, या ये अपना विश्लेषण दे रहे हैं? ठीक है, जहां तक परिवार आप आधार पूछ रहे हैं, इन्होंने हम छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है भाटिया जी, एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं आपके आधार वाले सवाल पर, और फिर उसके बाद हम राजकुमार गुप्ता जी के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये पूछा जा रहा है कि साहब आपके पास आधार क्या है जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी? ये प्रवक्ता कांग्रेस फरीदाबाद से, किस इलाके से आते हैं सर आप? चंडीगढ़। केसी भाटिया साहब, आप चंडीगढ़ के इलाके से आते हैं? जी, मैं करनाल से हूँ। करनाल से हैं जी। चलिए, ऐसा है, मैं करनाल का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में बेस्ड हूँ। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, आपने आधार पूछा, आधार तो जनता ही बताएगी, अपने कहने से आधार बनता नहीं है, परंतु क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं इसलिए मैं इसका आधार आपको बताने का कोई हक नहीं है। सुन तो लीजिए, आप जवाब तो सुन। भाटिया साहब, अदानी भाटिया साहब, संक्षेप में सर जवाब सुन लीजिए, संक्षेप में जवाब सुन लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि यदि भाटिया जी को कभी मौका मिला और रोहतक के अंदर, जिसकी बड़ी चर्चा होती है और हम लोग ही नहीं करते, विरोधी पार्टियां ही नहीं करती, कांग्रेस के अपने नेता, आधे नेता तो इसलिए छोड़ गए कि रोहतक के अंदर विकास हो रहा है, हमारे इलाके में नहीं हुआ। ठीक है, तो विकास के मुद्दे पर ये अपने नेता को आगे करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप सुन तो लीजिए पहले, नहीं तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। रोहतक के अंदर जैसे आप जींद रोड पर मुड़ते हैं, यानी हुड्डा जी के हलके से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जाते, लाखन माजरा गांव आता है, वहां सड़क खत्म हो जाती है। लाखन माजरा, क्योंकि वहां पे आगे जुलाना है, जुलाना में इनेलो जीती है, सड़क खराब मिलेगी। जींद के अंदर इनेलो जीती है, सड़क खराब मिलेगी। ये तो उनके अपने इलाके का हाल है। यदि आप फरीदाबाद के ये बैठे हैं अपने इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता, ये जानते होंगे, एनआईटी में आदमी खड़ा नहीं हो सकता, सांस नहीं ले सकता। इसी तरह हजारों, यहाँ पूरी रात बीत जाएगी। यदि हम विकास की व्याख्या करें तो इन व्याख्याओं को हमारे कहने करने से कुछ नहीं होगा। जनता समझती है, देखती है,
और देखने के बाद 15 तारीख को वो मोहर लगाएगी। हमारा सीधी सादी बात थी रिस्पांस की, उसको हमने भीड़ को वोट तंत्र में बदलने की बात नहीं की जिससे आप उत्तेजित हो गए। हम तो ये कह रहे हैं भीड़ हो सकती है, तीनों तरह की रैलियों में हो, ठीक बात है, परंतु जो रिस्पांस मोदी जी को मिल रहा है वो बाकियों को नहीं मिल रहा, वो बाकियों को नहीं मिल रहा। इतनी सी बात थी केसी भाटिया साहब। रेणु जी, हम आपके पास आए, इससे पहले हम राजकुमार गुप्ता जी के पास जाना चाहेंगे। राजकुमार गुप्ता जी, हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो रैलियों का दौर चल रहा है, ये जो प्रचार का दौर चल रहा है, इस दौर में कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है? क्या इस बात का जब आप जवाब देंगे तो डॉक्टर साहब की बात से एग्री करेंगे कि जो थोड़ी सी जुम्बिश है, जो हरकत है, वो नरेंद्र मोदी की रैलियों में ज्यादा दिखाई दे रही है? ये अलग बात है कि सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में, बाकी रैलियों में भी भीड़ हो रही है और 19 तारीख को सब कुछ हमारे सामने साफ होगा। राजकुमार गुप्ता साहब। देखिए राजीव जी, मैं जो है सर्वदानंद आर्य जी ने कहा है कि मोदी जी की रैली, देखिए प्रदेश की जनता ने जो है मुख्यमंत्री चुना है, प्रधानमंत्री नहीं चुना है। आज भाजपा के पास मुख्यमंत्री के नाम पे कोई चेहरा नहीं है। बाकी रही इनेलो की बात, इनेलो वाले कह रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री चौटाला साहब को बनाएंगे। क्या चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में होंगे? ठीक है। आज प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री चुनना है। केवल भाजपा और एचजेपी का जो गठबंधन है उनका जो है, हमने मुख्यमंत्री का चेहरा श्री कुलदीप बिश्नोई जी को दिया है और कुलदीप बिश्नोई जी की और विनोद शर्मा जी की नीतियों के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लहर बढ़ती जा रही है। लेकिन आज ठीक है कि मोदी जी आते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री उनको बनाया है, लेकिन आज देश की स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान जो है रोज आज जो है आप बॉर्डर लाइन पे देख लीजिए, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आज स्थिति बीजेपी की जो है मोदी जी की वजह से खराब हो रही है। देख लीजिए, उनके पास कोई नेता नहीं है आज प्रदेश के अंदर जी। मेरी समझ से परे है कि इन्होंने तो लड़ाई को जो है बीजेपी और इनेलो में ही समेट दिया है। ठीक है सर, मैं मानता को लोग नापसंद करते हैं, कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है प्रदेश से। ठीक है सर, ठीक है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का बड़ी बहस पे आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब वक्त है कल पूछे गए सवाल के जवाब का। हमने आपसे कल यह सवाल पूछा था कि क्या गैर जाट राजनीति में, गैर जाटों में कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं? और आपकी राय कुछ इस तरह से सामने आई है। 79% लोग, 79% पीपल, 79% लोग ये मानते हैं कि हां, कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों में सबसे प्रबल दावेदार हैं। वही 21% लोगों का यह मानना है कि नहीं, कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों में सबसे प्रबल दावेदार नहीं है। जब भी ये परिणाम हम आपको दिखाते हैं, हम एक बात जरूर साफ कर देते हैं कि इन परिणामों का, आपके एसएमएस का पूरा डाटा इंडिया न्यूज हरियाणा के पास मौजूद है। अगर हमारा कोई भी दर्शक, हमारा प्रदेश का कोई भी नागरिक या देश का कोई भी नागरिक इस डाटा को चेक करना चाहता है, इसका ऑथेंटिफिकेशन जानना चाहता है, तो हमारे दफ्तर आकर हमसे संपर्क कर सकता है। एसएमएस के जरिए ये राय हमें मिली है। 79% लोग समझते हैं कि यस, कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों के सबसे प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, जबकि 21% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल देखिए, क्या हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलेगा? हमारा आज का सवाल है कि क्या हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलेगा? आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, अगर आपका जवाब हां है तो ITVHR BB लिखें, स्पेस दें, यस लिखें। अगर आपका जवाब ना है तो ITVHR BB लिखें, स्पेस दें, नो लिखें। और उसके बाद अपने जवाब को, अपने एसएमएस को हमें 7666440555 पर भेज दें। नंबर आपके सामने है 7666440555। कल शाम 7 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हुई है। आप अपने जवाब, अपनी राय हमें एसएमएस कर सकते हैं। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही।